नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक सर ओम गायत्री क्लासेस से। बोर्ड एग्जाम में मैथ्स का पेपर, वो भी कॉमर्शियल मैथ्स का पेपर, एक अलग तरह का विषय है। जब से 11th और 12th के स्टूडेंट्स के सिलेबस को अलग अलग किया गया है और पिछले 2 वर्षों से जिस तरीके से परिवर्तन हुआ है मैथमेटिक्स के सिलेबस में, उसको देखते हुए एक गंभीर बात मेरे मन में चल रही है लगातार कि कैसे बच्चे 100% मार्क्स मैथमेटिक्स में 12th के एग्जामिनेशन में पाएंगे। इस बात से मैं आपको पहले अवगत करा दूं कि पहले 11th और 12th के पेपर्स के लिए जो बुक अलॉट की जाती थी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा इंटरमीडिएट के लिए जो किताबें चलाई जाती थी, जो उसका सिलेबस होता था, निश्चित तौर पर वह मिला जुला था। अब जब से यह सिलेबस एकदम अलग अलग हो गया है, तब से स्कोर करने के लिए कुछ विशेष चैप्टर्स पर बहुत अच्छे तरीके से कमांड करने की ज़रूरत है। वो कमांड किस तरीके से होगा, आज इसी बात पर पूरी की पूरी परिचर्चा हमें करनी है। क्योंकि 12th के स्टूडेंट्स और कॉमर्शियल मैथ के स्टूडेंट्स जो हैं, उनके लिए चैप्टर्स एपी, जीपी, एचपी, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, these are the most important chapters for every student of commercial mathematics. कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में आप स्टैट पढ़ेंगे। आज का जो मेरा यह वीडियो है, पूरा का पूरा प्रथम प्रश्न पत्र पर आधारित है। अर्थात आज समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, दूसरी तरफ क्रमचय संचय, द्विघात समीकरण और द्विपद प्रमेय पर। द्विपद प्रमेय और द्विपद प्रमेय कोई घातांक को मैं एक ही चैप्टर मान करके इस पर बात करूंगा। फिलहाल आज जो सबसे बड़ा विषय है हमारे सामने, वो है एपी, जीपी और एचपी। ये आपको एग्जाम में 30% से अधिक मार्क्स देगा। 30% मार्क्स आप समझ लीजिए, आप पासिंग मार्क्स केवल इन 3 चैप्टर से ही गेन कर सकते हैं। एपी, जीपी और एचपी बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करिएगा आप लोग इन 3 चैप्टर्स को। और ये 3 चैप्टर एक बहुत ही आसान फार्मूले पर, जो जनरल टर्म के फार्मूले हैं, उन पर आधारित है। सबसे पहले मैं बात करूंगा एपी पर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें जनरल टर्म का जो फार्मूला है वो टी एन इजिक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। ए किसी भी एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म है और एन उसमें उपस्थित नंबर ऑफ टर्म्स हैं, पदों की संख्या है, और डी कॉमन डिफरेंस है। जैसे कि आप सब जानते हो, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर रहता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ये उसकी पहचान है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्रम से पहले उसका जनरल टर्म टी एन इजिक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की मदद से निकालते हैं। फिर अगर मुझे एपी का सम निकालना है, टर्म्स के सम निकालने हैं, तो एस एन इजिक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फार्मूले का प्रयोग करते हैं। अगर आपको लास्ट टर्म पता हो तो एस एन इजिक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, एक होता है कि हम इनिशियली, प्रारंभ से पदों को गिनते हैं, टर्म्स को कैलकुलेट करते हैं और फिर उसका सम निकालते हैं, या कोई भी पदों की संख्या जो भी निकालनी हो आप उसे निकाल सकते हैं। और एक क्या होता है कि हमें लास्ट टर्म से कैलकुलेशन करना होता है। तो अगर मुझे अंत से आरवां पद निकालना हो तो एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी का प्रयोग करते हैं। अंत से आरवां पद बराबर एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी का प्रयोग करेंगे। ये तो हो गया जनरल टर्म की बातें कि आप कैसे टीएन निकाल सकते हैं, कैसे एसएन निकाल सकते हैं। अब बात करने वाला हूं मैं समांतर माध्य को लेकर के। समांतर श्रेणी में समांतर माध्य किस तरीके से निकालते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर आपको माध्य निकालना है तो ए प्लस बी बाई टू करेंगे, अगर दो पदों के बीच आपको माध्य निकालना है तो। इसके कुछ कैरेक्टर हैं, टू बी इक्वल टू ए प्लस बी, जो आपको प्रूविंग में काम आएगी। तो पूरा का पूरा एपी 3-4 फार्मूले के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। टी एन इजिक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन इजिक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन इजिक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल।
और एक फार्मूला अगर अंत से आपको आरवां पद निकालना है तो L माइनस R माइनस 1 इंटू डी करेंगे। अब दूसरी तरफ जीपी के पक्ष को देखते हैं। जीपी में जैसे आपको समांतर श्रेणी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस बराबर मिलेगा, उसी तरीके से जीपी में आपको कॉमन रेशियो बराबर मिलेगा, सार्व अनुपात से हिंदी में कहते हैं। तो सार्व अनुपात बराबर होना चाहिए, मीन्स आर जीपी में हमेशा बराबर रहेगा। अगर आर बराबर नहीं आ रहा किसी सीरीज में, निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि यह जीपी नहीं है। और जीपी का आर निकालते कैसे हैं? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, आर इज इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। इसमें nth टर्म आप कैसे निकाल सकते हैं? Tn इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस। इसमें सम निकालते समय दो बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि सम इन्फिनिटी टर्म का निकाल रहे हैं कि nth टर्म का निकाल रहे हैं, अप टू n टर्म्स के लिए सम निकाल रहे हैं या अप टू इन्फिनिटी टर्म के लिए निकाल रहे हैं। अगर आप अप टू इन्फिनिटी टर्म्स के लिए निकाल रहे हैं तो s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अन्यथा s इज इक्वल टू या Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर का प्रयोग कर सकते हैं। किताबों में अलग अलग तरीके से दिखाया गया है कि जब आपका कॉमन रेशियो r एक से छोटा हो, जब आपका कॉमन रेशियो r एक से बड़ा हो। इन सब तमाम झंझटों में बिल्कुल भी आपको नहीं पड़ना है, केवल एक फार्मूला तैयार करना है n टर्म के लिए, सम ऑफ n टर्म्स एंड सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स। बस r कॉमन रेशियो है, a फर्स्ट टर्म है, बाकी सारे के सारे सिंबल, सारी की सारी बातें पहले जैसी हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। एपी और जीपी जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, इस बार भी आएंगे, उन टॉपिक्स के लिए आपको केवल दो बातों का ख्याल रखना है, जनरल टर्म के फार्मूले और सम के फार्मूले। बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करिएगा इसे। अब रही बात हार्मोनिक मीन की, हरात्मक श्रेणी की। क्योंकि हरात्मक श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जस्ट उल्टा होता है। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि हरात्मक माध्य अगर आपको निकालना है, हरात्मक श्रेणी के लिए अगर कोई क्वेश्चन करना है, तो यू हैव टू फॉलो द एवरी रूल्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ही सभी नियमों का पालन करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो अंत में प्राप्त होने वाले आंसर्स को अगर आप उल्टा करके लिखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर हार्मोनिक प्रोग्रेशन का आंसर प्राप्त होगा। इसका मतलब अगर कोई भी सीरीज आपको हार्मोनिक दी हुई है तो पहले उसे जस्ट उल्टा करके उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बदल लेंगे, फिर एवरी स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशंस एपी की तरह करेंगे। उसके बाद फाइनली आपको जो जवाब मिलता है, जो आंसर मिलता है, उसको उल्टा करके लिख देंगे तो आपको हरात्मक श्रेणी का आंसर मिल जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये 3 चैप्टर जो आपको अबाउट 30% मार्क्स देने वाले हैं, उसमें निश्चित तौर पर ज़्यादा मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको TN ऑफ AP, SN ऑफ AP, बिल्कुल उसी तरीके से TN ऑफ GP, SN ऑफ GP एंड S इन्फिनिटी ऑफ GP, AP के पूरे पैटर्न को अगर आप उल्टा कर दें तो आपको HP मिल जाता है। हार्मोनिक मीन का फार्मूला भी आप दिमाग में रख सकते हैं, 2AB अपॉन A प्लस B, थोड़ा मदद करेगा कहीं ना कहीं आपको। प्रूविंग्स AP, GP, HP की ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये बड़े मार्क्स आपको गेन करने में बड़ी मदद करेंगे। 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ से। अब अगला टॉपिक, AP, GP, HP एक जैसे व्यवहार में है, एक तरह का कैलकुलेशन है, इनके कई सिंबल भी एक जैसे हैं, इसलिए मैंने पहले ग्रुप में इन तीनों को रखा, AP, GP और HP को। अब मैं बात करने जा रहा हूँ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। NPR, NCR, NPR और NCR, NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R, ये परम्यूटेशन है आपका। चूँकि इसका हिंदी में नाम ही है क्रमचय, इसमें चयन हमेशा क्रम से किया जाता है। आप जो भी इसमें आप चयन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, इन एन ऑर्डर करेंगे, क्रम से करेंगे। इस तरह के प्रश्नों को हल करना बेहद आसान है। इसमें आपको हर जगह NPR को ब्रेक करते समय ध्यान देना पड़ेगा कि N इज ऑलवेज
ग्रेटर और इक्वल टू आर। आर कभी बड़ा नहीं हो सकता आपका एन से, एन की वैल्यू सबसे बड़ी मिलेगी। एनसीआर में एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर करेंगे। एनसीआर और एनपीआर के क्वेश्चन पर ज़बरदस्त प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्वभावतः ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। कई बार तो बच्चे इस बात पर कंफ्यूज रहते हैं, क्वेश्चन तो उन्हें समझ में आ रहा है, कहाँ पर एनपीआर लगाना है और कहाँ पर एनसीआर। क्वेश्चन समझ में आने के बावजूद ये जो स्थिति है कि कहाँ एनपीआर लगाएंगे और कहाँ एनसीआर लगाएंगे, निश्चित तौर पर बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। हमें एनपीआर और एनसीआर को लेकर के बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर बात करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि क्रम से जब चयन किया जाए, नॉट इन अ ग्रुप, तब वहाँ एनपीआर आपको लगाना है। और जहाँ किसी ग्रुप में से किसी को भी सिलेक्ट कर लिया जा रहा है, देयर इज़ नो एनी ऑर्डर, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन लगाना है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जो किताबें आपके यहाँ हैं, चाहे वो सेवाराम गर्ग की हों और चाहे वो एचएम पब्लिकेशन की हों, लगातार उस पर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे ही आप 15 से 20 क्वेश्चन आप परमुटेशन के कर लेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन आप कॉम्बिनेशन के कर लेंगे, आपके पास एक फ्लुएंसी आ जाएगी और एक आइडिया भी आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन परमुटेशन के होते हैं और कौन से कॉम्बिनेशन के होते हैं। कभी कभी इसी परमुटेशन के चैप्टर्स में से कई डिजिट से कुछ डिजिट्स को ले करके कुछ अंकों की संख्या बनानी होती है। तो ऐसे जितने भी अंकों की आपको संख्या बनानी है और जितने अंकों में से बनानी है, जितने अंकों में से बनानी है आप उसे n एज्यूम करेंगे, और जितने अंकों की संख्या बनानी है उसे r एज्यूम करेंगे और एनपीआर की तरह उसे ढाल देंगे, एनपीआर की तरह उसे लिख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। कभी कभी चयन करना होता है, टीम बनानी होती है, एक टीम बनानी है जिसमें 6 सदस्य होंगे। अब आपको 10 सदस्य दिए हुए हैं, 6 अध्यापक दिए हुए हैं, 4 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, तो वहाँ क्लासिफिकेशन कर देगा कि एटलीस्ट आपके पास 4 टीचर्स होने चाहिए जो टीम आप बना रहे हैं। तो जो टीम आप बना रहे हैं चाहे कि उसमें एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 4 टीचर्स होने चाहिए। तो 4 टीचर्स तो आपको लेने ही लेने हैं। अब उसके बाद 5 टीचर्स भी ले सकते हैं और 6 टीचर्स भी ले सकते हैं। जैसे जैसे टीचर्स की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे स्टूडेंट्स की संख्या कम होती जाएगी और आपकी टीम तैयार हो जाएगी। इनके लिए आप बाकायदा जो परमुटेशन तैयार होगा उसको लिख लीजिए, ऐड कर दीजिए, तो फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। कॉम्बिनेशन में भी इन्हीं प्रक्रियाओं से होकर गुजरना है, बशर्ते ध्यान रहे वहाँ ग्रुप में से किसी भी एक को सेलेक्ट करेंगे या किसी भी पॉइंट की गई चीज़ को जो क्वेश्चन में पूछा गया होगा उसे सिलेक्ट करके निकालना रहेगा। वहाँ कॉम्बिनेशन होगा, वहाँ आर्डर बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। एनपीआर और एनसीआर से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो एनसीआर से रिलेटेड प्रूविंग के आते हैं, उसको जरूर करिएगा। प्रूविंग को बिल्कुल भी नेगलेक्ट न करें, हायर मार्क्स गेन करने में बहुत मदद करेंगे ये आपकी। अब बाइनोमियल थ्योरम एंड बाइनोमियल एनी इंडेक्स। बाइनोमियल थ्योरम में 2 पार्ट है आपके यहाँ, पार्ट्स तो वैसे और भी हैं लॉगरिथमिक सीरीज के, लेकिन अगर अब बचे हुए 1 या 2 दिनों में आप जितनी स्टडी कर सकते हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं एपी, जीपी, एचपी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम। तो इसी बाइनोमियल थ्योरम में सबसे बढ़िया प्रैक्टिस आपको करनी है एक्सपेंजन की, 1 + x⁴n। एक्सपेंजन सब कर लीजिएगा, इसके जितने भी एक्सपेंजन है बाइनोमियल थ्योरम के वो कर लीजिएगा। ग्रेटेस्ट टर्म कैसे पता चलता है वो करना है, ग्रेटेस्ट टर्म को बिल्कुल अच्छी तरीके से करिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है ग्रेटेस्ट टर्म को करने में तो निश्चित तौर पर आप हमारे पेज पर भी पोस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से भी हम आपको जवाब दे देंगे इसका। या कहीं भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो शशांक, नीरज, पोएट, टीचर एंड मोटिवेटर के नाम से एक पेज है मेरा, उस पेज पर आप पोस्ट कर सकते हैं इसे, और समस्या को हम उसका निदान जरूर आपको दे देंगे। अब रही बात चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, बहुत व्यापक चैप्टर है और बहुत पुराना चैप्टर है। जैसा कि आप इसे क्लास 6 से पढ़ना शुरू करते हैं, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th तक ये आपके साथ रहता है। सोच लीजिए कितना प्रोमिनेंट चैप्टर है। तो इसमें आपको मैं जो 12th लेवल पर पूछी जाने वाली चीज़ें हैं वो रूट्स को लेकर के हैं। जितनी पावर्स होंगी उतने रूट्स मिलेंगे, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और इसे कैरेक्टर क्या है, हाउ यू फॉर्म एन इक्वेशन, कैसे आप इसका एक इक्वेशन बना लेते हैं, रूट्स दिए होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, कैसे रूट्स निकालते हैं, कैसे रूट्स की मदद से आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए।
इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स बनती हैं निश्चित तौर पर वो बहुत ही ध्यान से पढ़ने लायक होती हैं। संख्या आप कोई भी दिया रहेगा, आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा कि इसका इतना पार्ट उसको दे दिया गया, मतलब एक तरीके से पार्टनरशिप पर भी क्वेश्चन इस पर बन सकता है, ट्रिग्नोमेट्री के भी पार्ट्स को लेकर के क्वेश्चन बन सकता है, और अरिथमेटिक एनालिसिस के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अरिथमेटिक एनालिसिस के जो क्वेश्चन बनेंगे और अलजेब्रिक जो क्वेश्चन बनेंगे दोनों एक साथ चलेंगे। तो हमें लगता है कि अगर कहीं पर भी एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछ लेता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे सबसे छोटा एंगल आपको दे देगा, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 40 डिग्री, तो आप फिर उसके बचे हुए बाकी 3 एंगल निकालिए किसी ट्राइंगल के, जो राइट एंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब 40 डिग्री पता है तो सबसे छोटी संख्या आप जो लेट करेंगे वो लेट कर लीजिए। फिर उसके बाद उसी की मदद से, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल्स जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, फिर उसकी मदद से आप वहाँ पर सारे एंगल निकाल लीजिए, क्योंकि हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसकी मदद से भी आप वहाँ पर संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर मुश्किलें कुछ भी नहीं है। चैप्टर्स एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, AP, GP, HP, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम। इससे ज़्यादा एक भी चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, फिर भी इतना कम पढ़ करके भी आप अबाउट मोर देन 90% मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। कभी कभी तो बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आए हुए हैं। तो अगली परीक्षा के लिए, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स इस परीक्षा के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। नमस्कार।